आपने कभी इडली के साथ आइसक्रीम ट्राई की है या फिर चाय के साथ चावल? क्या हुआ, अजीब लग रहा है? वो इसलिए क्योंकि हमें किसी भी नई चीज के बारे में सुनकर जिसे हमने कभी खाया ना हो अजीब ही लगता है, लेकिन जो लोग उसे सालों से खाते आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी नॉर्मल सी बात हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इसे नहीं खा रहे हैं वो गलत है। सही कहा ना? लेकिन क्या हो जब एक बिल्कुल ही अलग माहौल से आई हुई बहू अचानक से किसी ऐसे ससुराल में आ जाती है जहां उसे रोज कुछ नया ट्राई कराया जाता है। राधिका जी, अब हमें निकलना होगा सोमगढ़ के लिए। हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा है, लेकिन सच कहूं तो बेटी को यहाँ छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब शादी के कुछ दिन हम साथ थे, बेटे की विदाई तो सबको करनी ही पड़ती है समधन जी। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, चाहे आप इस शहर में हैं या नहीं है, अब ये सिया का ससुराल है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हम। हाँ मम्मी जी, अब सिया इस घर का हिस्सा बन गई है, अब से उसकी खुशी सुख दुख सब हमारी जिम्मेदारी है। देखा सिया, कितने अच्छे ससुराल वाले हैं तुम्हारे। मम्मी, मुझे आपकी और पापा की बहुत याद आएगी। मेरी लाडली बिटिया, माता पिता के लिए कितना मुश्किल है अपनी बच्ची को यूं दूसरे शहर में शादी करवाना, लेकिन बेटा अब यही तेरा घर संसार है, यही तेरे अपने हैं। किसी भी माता पिता और बेटी के लिए विदाई के पल कितने मुश्किल होते हैं, ये सिर्फ एक बेटी के माता पिता ही जान सकते हैं। ट्रेन आगे बढ़ रही थी और बेटी पीछे छूट रही थी, लेकिन मन में एक खुशी थी कि वो अपने नए परिवार के साथ है जहां उसे ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। बेटी की विदाई कितनी मुश्किल होती है ना राधिका? हाँ, अब ये तो हर माता पिता को सहन करना ही पड़ता है। हम सिया का मूड ठीक करने के लिए उसे कुछ खिलाते हैं, शायद उसे वो थोड़ा अच्छा महसूस करे। आप पर घर में गर्मियों के मीठे मीठे आम आए हैं तो मैं उसी में से आमरस बना देती हूँ, और साथ में मक्खन वाला चावल भी बना देना। हाँ मम्मी, ये तो हमारे घर की भी फेवरेट है, आज आप वही बना दीजिए। राधिका के घर में आमरस के साथ मक्खन वाले चावल खाए जाते थे, इसलिए उसने वही चीज बना दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिया के लिए तो ये बिल्कुल अलग ही चीज होगी। सिया जब आज सुबह खाने की टेबल पर आई तो वो आमरस देखकर बहुत खुश हो गई। आज आमरस बनाया है? तुम्हें पसंद है ना सिया? मुझे बहुत पसंद है। देखा, मैंने कहा था ना उसे पसंद ही होगा। चलो सब लोग बैठ जाओ, मैं परोसती हूँ। गर्मा गर्म पूरियां बन गई है ना? नहीं तो मैं बनाकर लाती हूँ सबके लिए। पूरियां क्या करेंगे आमरस के साथ? उसके साथ खाने के लिए मम्मी ने मस्त मक्खन वाले चावल बनाया। चावल और आमरस? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तुम नहीं खाती हो आमरस और चावल? मम्मी जी ने इतने प्यार से बनाया है आमरस और चावल, मैं ना कह दूंगी तो सबको लगेगा मेरे कितने नखरे हैं। क्या हुआ सिया, तुम्हें अगर पसंद ना हो तो? नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। लाइए मम्मी जी, मैं सबको परोस देती हूँ। सिया ने बात को पलट दिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे समझ आने लगा था कि मायके और ससुराल के सिर्फ शहर ही अलग नहीं है, बल्कि खाने की पसंद स्वाद भी काफी डिफरेंट है। अगले दिन सिया की पहली रसोई थी, जहां खाने का मेनू सुनने के बाद उसे लगा कि वो यहाँ इस घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना बहू? आज तुम मीठी भात, दाल तड़का और रोटी और करेले के भुजिया बना दो, यहाँ सब बड़े चाव से खाते हैं। मीठी भात और दाल के साथ रोटी बनानी है मम्मी जी? हाँ, दाल के साथ गर्मा गर्म पतली पतली रोटियां, ये लोग उंगलियां चाट कर खाते हैं। दाल के साथ मैं तो चावल खाती हूँ, और करेले की भुजिया कौन ही खाता है? मैंने सोचा था मूंग दाल का हलवा बना दूंगी, लेकिन लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो गुड़ और चावल। सबसे पहले मीठी भात बना दो। जी। सिया के ससुराल वाले इतने स्वीट थे कि सिया का कभी मन ही नहीं किया कि उनसे कुछ कह सके, लेकिन ये सारी चीजें उसने कभी खाई ही नहीं थी। उसके लिए ये सब खाना बहुत अजीब सा लग रहा था, जिस वजह से आजकल वो कम खाना खाने लगी थी। बस एक रोटी? कुछ खाएगा तुमने? नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। आज तो तुमने दिन में भी सिर्फ थोड़े से चावल और भिंडी लिए थे, और अभी बस एक रोटी दाल के साथ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी सिया? हाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। यहाँ आने के बाद आप खाना इतना कम खाने लगी है कि मुझे लगता है आप 2-4 किलो तो कम कर ही चुकी है भाभी। इन सबको मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन इन्हें कैसे बताऊं कि मुझसे ये सब खाना खाया ही नहीं जा रहा है।
तुम कहो तो तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊं कल बहू? आप सब मेरा कितना ख्याल करते हैं, लेकिन आप सब बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नया शहर है, नया पानी और हवा है ना मेरे लिए, इसीलिए शायद भूख कम हो गई है मेरी। सिया ने बहाना तो बना दिया, लेकिन उसे पता था कि उसे यहाँ के खाने का स्वाद कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, जिस वजह से उसने खाना बिल्कुल ही कम कर दिया था और उसका वजन भी कम हो गया था। धीरे धीरे कई हफ्ते बीत गए। सिया बाहर से तो सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन उसके अपने ससुराल वाले महसूस करने लगे थे कि उसके चेहरे की चमक पहले जैसी नहीं रही। वो सबके साथ बैठती थी, बातें करती थी, घर के कामों में हाथ बटाती थी, लेकिन खाने की टेबल पर आते ही जैसे उसकी भूख कहीं गायब हो जाती थी। राधिका को लग रहा था जरूर कोई बात है जो सिया उनसे छुपा रही है। बहू, सच सच बताओ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तुम पहले जैसे खुश क्यों नहीं रहती? मैं खुश हूँ। भाभी, अगर आप खुश हैं तो मैं प्रधानमंत्री हूँ। तुम भी ना सुजील। देखो बहू, हम सब तुम्हारे अपने हैं, मन में कोई बात हो तो बता दिया करो। सच में मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सिया ने फिर बात टाल दी, लेकिन उसी रात राधिका और गोपाल जी देर तक इसी बारे में बातें करते रहे। आखिर शादी के बाद पहली बार इतने दिनों के लिए उनसे दूर हुई है। आज शायद कुछ दिन मायके चली जाए तो उसका मन हल्का हो जाएगा। इतने दिनों बाद मायके जाने की बात सुनकर सिया के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसे देखकर सबको यकीन हो गया कि उनका फैसला सही था। सिया के पैर अभी जमीन पर नहीं टिक रहे थे और जब वो अपने मायके पहुंची तो जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया था। सिया अपनी माँ से ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद मिली हो। वेदिका और पंकज की आंखें भी भर आई। उधर राधिका और उनका परिवार ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अंदर आइए ना सब लोग प्लीज। अरे आज तो किसी को यहाँ से जल्दी नहीं भेजने वाला हूँ, समधियों की अच्छे से खातिरदारी करेंगे। हाँ भाई, आज तो पूरा दिन यहीं रुकेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। घर के अंदर जाती ही सिया बार बार रसोई की तरफ देख रही थी, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। सिया की माँ उसके चेहरे से जान लेती है कि सिया किस चीज का इंतजार कर रही है। आज दाल चावल, आलू की भुजिया, प्याज के पकौड़े और चटनी सब कुछ बना दिया है। आपको कैसे पता मैं यही कहने वाली थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, सच समझती हूँ। और ये सब? ये तूने मुझे बताया था ना कि तुम्हारे ससुराल वाले दाल के साथ रोटी खाते हैं, तो वो भी बना दी है। सिया और बाकी सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में पंकज बाहर से एक बड़ा सा पैकेट लेकर घर के अंदर आया और सीधा आकर अपनी बेटी के हाथ में रख दिया। और देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है पापा इसमें? खुद देख लो। छोले समोसे बन टिक्की। पापा आपको याद था? हाँ, मेरी बेटी की पसंद हम कैसे भूल सकते हैं। अगले ही पल सिया की खुशी देखने लायक थी। वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह उछलने लगी। आज के पहले उसके ससुराल वालों ने भी उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। मम्मा जल्दी से प्लेट दो। अभी देती हूँ। इतनी खुशी? भाभी तो सच में उछल रही है, वो भी खाने को देखकर। ये तो नया अजूबा हो गया। मैंने इसे इतना खुश शादी वाले दिन भी नहीं देखा था। बहू, आखिर क्या है ये छोले समोसे बन टिक्की? थोड़ी देर बाद सब लोग साथ में बैठकर खाने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कुछ और थी। जहां सिया ने इतने महीनों में ठीक से कुछ खाया भी नहीं था, वो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी, ये आपकी तीसरी प्लेट है। छोले समोसे बन टिक्की तो मैं पूरा दिन खा सकती हूँ। तुम्हें आज इतने दिनों बाद इतनी खुशी से खाते देखा है। इतना पसंद है क्या तुम्हें छोले समोसे बन टिक्की? पसंद नहीं, इसे बहुत ज्यादा पसंद है। पगली सी हो जाती है इसके पीछे। पहली बार राधिका को समझ में आने लगा था कि समस्या भूख की नहीं थी। उस दिन घर लौटते समय पूरे रास्ते राधिका के मन में बस एक ही बात घूम रही थी। हमारी बहू इतने दिनों से चुपचाप अपनी पसंद छोड़कर हमारे साथ एडजस्ट कर रही थी। घर पहुंचने के बाद भी राधिका का मन कहीं नहीं लग रहा था। सोनिया जी, हमें कुछ करना होगा। क्या? अपनी बहू के लिए छोले समोसे बन टिक्की ढूंढनी होगी। एक काम करते हैं, हम अलग अलग जगह देखते हैं, शायद किसी ठेले पर मिलती हो। भैया, मैं रायपुर का कोना कोना जानता हूँ। ये जो भी है, यहाँ तो मिलना मुश्किल है आपको। बात तो इसकी भी गलत नहीं है। मैंने भी आज तक कुछ ऐसा सुना नहीं है, ना ही देखा है। तो एक काम करते हैं, हम खुद घर पर बनाना सीख लेते हैं इसे। क्या? क्यों नहीं? और आप सबको मेरी मदद भी करनी होगी इसमें।
अगले कई दिनों तक पूरा परिवार एक मिशन में लग गया। किसी ने रेसिपी पूछी, किसी ने मसाले खरीदे, किसी ने वीडियो देखे, किसी ने पड़ोसियों से सलाह ली। इतनी मेहनत बस सिया को खुश करने के लिए थी और अब इंतजार था कि कब उनकी ये रेसिपी सही बन जाए। मम्मी, ये समोसा फट गया। अरे तो दूसरा बना ले। मेरे छोले तो कुछ ज्यादा ही तीखे हो गए। तो फिर से बनाइए ना पापा। ये बंटी की गोली नहीं बन रही है। अरे कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। कई बार मेहनत खराब हुई, कई बार स्वाद बिगड़ा, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। सिया कुछ दिनों तक अपने मायके में रहने के बाद आज वापस आने वाली थी और बाकी सब लोग भी तैयार थे उसे सरप्राइज देने के लिए। टेबल पूरी तरह सजी हुई थी और उस पर रखा था छोले, समोसे, बन टिक्की, जिसे देखकर सिया को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा ससुराल मिला है और हमें दुनिया की सबसे अच्छी बहू। परिवार का मतलब यही तो होता है। अगर यहाँ सबकी पसंद मायने रखती है तो तुम्हारी पसंद भी उतनी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ साथ रहना ही परिवार का नाम नहीं है सिया, बल्कि एक दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बना लेना ही असली परिवार की निशानी है। उस दिन छोले, समोसे और बन टिक्की सिर्फ एक खाना नहीं था, वो उस प्यार की निशानी थी जो उस परिवार ने अपनी बहू के लिए दिल से महसूस किया था। सिया ने उस दिन जाना कि अच्छा ससुराल वो नहीं होता जहां सिर्फ बहुएं एडजस्ट करें, बल्कि अच्छा ससुराल वो होता है जहां परिवार भी बहू की खुशियों के लिए बदलना सीख जाए। और कुछ खुशकिस्मत होती है बहुएं जिन्हें ऐसा ससुराल भी मिल जाता है। माया अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी और उसके पति रमेश अखबार पढ़ रहे थे। आजकल की लड़कियों के नखरे तो देखो, घर बसाना नहीं है, बस अपनी मर्जी चलानी है। तुम अखबार शांति से पढ़ने दोगी या सुबह सुबह फिर से वही राग शुरू करना है? मैं जो बहू लाऊंगी ना रमेश, वो पूरी तरह मेरे नियम और कानून से चलेगी। रात के 1 बजे के बाद बाहर घूमना बिल्कुल बंद। नो ऑनलाइन फूड, सिर्फ घर का फ्रेश खाना मिलेगा। तुम किस दुनिया में जी रही हो माया? ऐसी बहू आजकल कहाँ मिलती है भला? अपना ये कड़क नेचर थोड़ा बदल लो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला। बहू पर पहले दिन से ही लगाम कस के रखनी चाहिए, तभी वो ठिकाने रहती है, वरना जरा सी लगाम छोड़ो और ये लड़कियां घर में तांडव मचाने लगती है। तुम्हारी इस जिद का नतीजा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी करेगा, देख लेना। कुछ दिनों बाद माया अपनी बहन सुधा के घर पहुंची और वहां लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। माँ जी, पास्ता बना लूं? हाँ बेटा, बना ले। माँ जी, आप एक काम करो ना, आप ये सब्जी काट लो, मैं बाकी का देख लेती हूँ। आज तो अपन सब पास्ता खाएंगे। ठीक है बेटा, पास्ता खा लेंगे, तुम जाओ, मैं ये कर देती हूँ। कीर्ति के किचन में जाते ही माया अपनी बहन सुधा की तरफ गुस्से में घूमी। तो इसके इशारों पर नाचने लग गई सुधा। तूने कभी जिंदगी में पास्ता नहीं खाया और अब इसके कहने पर खा रही है। अरे जीजी, मेरी बहू चाहती है तो खाना ही पड़ेगा ना, उसका मन है। अरे तो बहू चाहती है तो तू अपनी पसंद भूल जाएगी क्या? नीति नियम भी तो कुछ होते हैं, इसे कंट्रोल में रख, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगी। तू तो इसके आगे पीछे ही घूमती रहती है। जीजी, मैं इसके आगे पीछे नहीं घूमती हूँ, बल्कि मैं अपना घर बचा रही हूँ। घर बचा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैंने अपनी ईगो दिखाई, अपने मन की इच्छाएं उस पर थोपी और उसे बंधनों में बांधा, तो घर में सिर्फ डेली का कलेश होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो तुम बहुओं को सिर पर चढ़ा लोगी? मेरा बेटा इकलौता है जीजी, अगर मैं ज्यादा पाबंदियां लगाऊंगी तो बहू उसे लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगी, तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना। इससे बढ़िया है कि हम सब मिलकर खुशी खुशी रह ले, वो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है। अगर मैं अपने कड़क नियम लगाऊंगी तो मेरे बहू बेटे मुझे दोनों छोड़कर चले जाएंगे। माया सुधा की बातें सुनकर चिढ़ गई और वहां से अपने घर वापस आ गई। ऐसे थोड़ी ना होता है सुधा, ये कोई मतलब हुआ जो तू बात कह रही है? ऐसे बहुओं को पता नहीं कितनी आजादी दे दो, ऐसे कैसे बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाएंगे? मम्मी, आ गई आप मौसी के घर से? बड़ी थकी हुई लग रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा थकान हो गई है, दिमाग भी खराब है। तो आप जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं चाय बनवा देता हूँ। नहीं, मैं सीधे सोने जा रही हूँ, शाम को बात करते हैं। माया अगले दिन सुबह सोकर उठती है। उसे उसका वही पुराना आइडियल रवैया टस से मस नहीं हुआ था। देखते देखते 10 साल का लंबा वक्त बीत गया। माया बूढ़ी हो चली थी, पर उसका कड़क नेचर नहीं बदला था। उसका बेटा आकाश अब 24 का नहीं बल्कि 35 साल का हो चुका था। मम्मी, मुझे ना अब ऑफिस जाने में बहुत शर्म आती है। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेरे सारे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं और स्कूल भी जाने लगे हैं। आज पता है, मेरे एक दोस्त ने ऑफिस से छुट्टी ली है। क्यों, किस लिए?
उसको अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाने जाना था। और पता है, वो सुनील है ना, मेरा दोस्त, क्लासमेट। हाँ, उसकी अभी अभी एक बेटी हुई है। उसने आज छुट्टी ले रखी है और खुशी के मारे पूरे ऑफिस में मिठाई बांट रहा था। मम्मी, मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा, मुझे लगता है। आप मेरी शादी नहीं होने दोगी? अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। बेटा आकाश, अगर तेरी मम्मी को तू अपना बायोडेटा देगा ना, तो तेरे साथ यही होगा। इससे बढ़िया है कि तुझे कोई अपनी पसंद की लड़की मिल जाए। अरे पापा, अब जब मैं लव मैरिज करना चाहता था तब तो आप लोगों ने करने नहीं दिया। और मम्मी का जो नेचर है उसमें लव मैरिज अलाउड ही नहीं था। तो बताओ मैं कैसे करता? अब जब अरेंज मैरिज वाली इस घर में नहीं आ पा रही तो लव मैरिज वाली कैसे आएगी? दिन बीतते गए पर माया की तलाश खत्म नहीं हुई। उसने 3-4 जगह आकाश का बायोडेटा भेजा था। कितना टाइम हो गया है, 3-4 जगह बढ़िया खानदानों में बायोडेटा भेजा था, कहीं से कोई जवाब ही नहीं आया। प्रॉब्लम लोगों में नहीं माया, तुम्हारी उन शर्तों में है जो तुम बायोडेटा के साथ भेजती हो। तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ, प्रॉब्लम मेरी शर्तों में नहीं, आजकल की लड़कियों की एटीट्यूड में है। उन्हें बस आजादी चाहिए। मेरी एज 34 साल हो गई है मम्मी। मेरे सारे फ्रेंड्स के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ऐसे ही रहा तो मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। तू हिम्मत कर बेटा, हिम्मत मत हार। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं खुद जाकर लड़की वालों से बात करूंगी। माया एक अच्छे परिवार में बात चलाकर खुद लड़की वालों के घर जा पहुंची। वहां सोफे पर लड़की और उसके माता पिता बैठे थे। बातचीत शुरू होते ही माया ने बीच में दखल देना शुरू कर दिया। देखिए भाई साहब, लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, वो सब तो ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। जी बताइए, क्या शर्तें हैं आपकी? मेरी बहू को पूरी तरह मेरे हिसाब से रहना होगा। रात के 1 बजे तक घर के अंदर एंट्री चाहिए। एक्सक्यूज मी आंटी, क्या कहा आपने? आज के टाइम पर ऐसी पाबंदियां कौन लगाता है भला? ये रात रात भर बाहर घूमना और आवारागर्दी मेरे घर में बिल्कुल नहीं चलेगी। बाहर का ऑनलाइन खाना हमारे यहाँ बैन है। भाई साहब, हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, उसे किसी जेल में नहीं भेजना। हमें यहाँ ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप लोग प्लीज इसी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। रमेश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और माया पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। इसके बाद समाज में ये बात फैल गई कि माया के घर में बहू बनना किसी सजा से कम नहीं है। एक दो पर माया ड्राइंग रूम में बैठी थी और उसके सामने समाज की रिश्तेदार सविता बैठी थी। माया, मैं साफ शब्दों में बोलने आई हूँ। अब मैं तुम्हारे लड़के आकाश के लिए कोई भी लड़की नहीं ढूंढूंगी। क्यों सविता, ऐसी क्या बात हो गई? मेरा लड़का लाखों में एक है, अच्छा कमाता है। लड़के में कोई कमी नहीं है माया, कमी तुम में है। तुम्हारे नीति नियम बहुत ही बेकार और दकियानूसी हैं। मैं तो बस अपने घर का माहौल और डिसिप्लिन सही रखना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम्हारी इसी जिद और घमंड की वजह से सब रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब कोई तुम्हारे घर अपनी बेटी नहीं भेजेगा। तुम अपनी ये शर्तें लेकर बैठी रहो। सविता ये कहकर खड़ी हुई और चली गई। माया सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी शर्तों से समझौता करे या अपने बेटे का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होने दे। देख लिया माया, तुम्हारी जिद ने आज हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। पूरा समाज हमसे कट चुका है। मैं क्या करती रमेश, मैं तो बस अपने घर का भला चाहती थी। मुझे क्या पता था कि सब लोग ऐसे हाथ पीछे खींच लेंगे। भला नहीं, तुम अपनी ईगो संतुष्ट कर रही थी। अब भी वक्त है, संभल जाओ, वरना आकाश कभी बाप नहीं बन पाएगा और हम दादा दादी बनने को तरस जाएंगे। तभी सविता अचानक दरवाजे से वापस अंदर आती है। उसके हाथ में एक नया बायोडेटा था। उसे देखकर माया के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी। सविता, तुम वापस आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कोई नया रास्ता निकला है? देखो माया, मैं सिर्फ रमेश भाई साहब और आकाश के लिए वापस आई हूँ। एक आखिरी रिश्ता है। लड़की का नाम रिया है, बहुत बड़े घर की है, वेल एजुकेटेड और मॉडर्न है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सविता? अब तो मैं हर बात मानने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे का घर बस जाए। रिया इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसने साफ साफ कहा है कि वो अपनी शर्तों पर ही शादी करेगी। तुम्हारी एक भी शर्त वहां नहीं चलेगी। उसकी 3 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। आकाश कमरे के बाहर से खड़ा सब सुन रहा था। वो बिना सोचे समझे तुरंत अंदर आता है और सविता के सामने हाथ जोड़ देता है। आंटी, मुझे लड़की की सारी शर्तें मंजूर है। आप बस हाँ कर दो, मेरी शादी हो जाए बस। हाँ, हमें मंजूर है सविता। तुम बस रिया और उसके परिवार को यहाँ बुलाओ, हम बैठकर बात करने को तैयार हैं। अगले ही दिन रिया अपने पापा सुरेश के साथ माया के घर पहुंची। रिया बहुत ही कॉन्फिडेंट और सीधे बात करने वाली लड़की लग रही थी। सब लोग आमने सामने सोफे पर बैठ गए। देखिए रमेश जी, मेरी बेटी रिया बहुत लाड़ प्यार से पली है। शादी के लिए यहाँ तो कह रही है, लेकिन इसकी अपनी कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जिनसे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी।
जी भाई साहब, आप बताइए, हम सुनने को तैयार हैं। देखिए आंटी, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। बहू बनने के लिए माननी पड़ेंगी शर्तें 3। अगर आप राजी हो तभी मैं आपके बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। हाँ बेटा, बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? देखिए आंटी, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ। बहू बनने के लिए मेरी 3 शर्तें हैं। आप राजी हैं तो आप बताइए। हाँ हाँ बेटा, बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? पहली शर्त, ना तो आप मुझसे ये उम्मीद करना कि मैं बर्तन मांजूंगी, कपड़े धोऊंगी या रोटियां बनाऊंगी। घर के अंदर परमानेंट बाई रखनी होगी। आपको मंजूर है तो बोलिए। क्या तुम घर का एक भी काम नहीं करोगी? बर्तन कपड़े भी नहीं? मेरी बेटी ने आज तक अपने घर में भी कभी झाड़ू बर्तन को हाथ नहीं लगाया है। लेकिन बेटा, घर की बहू अगर रसोई और घर का काम न संभाले तो? और किचन का काम वाम तो मुझसे नहीं होगा। क्या रोटियां भी नहीं बनाओगी? तो फिर घर में खाना कौन बनाएगा? या तो आप मुझे रोजाना खुद रोटी बनाकर खिलाओगी, या फिर रोटी बनाने के लिए अलग से एक बाई आएगी। मुझसे उम्मीद मत पालना कि मैं किचन में जाकर रोटियां सेकूंगी। लेकिन बेटा, घर की बहू अलग रसोई अगर ना संभाले तो? माया चुप रहो। ठीक है बेटा रिया, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। आजकल खाना बनाने वाली बाई आराम से मिल जाती है। हम अलग से बाई रख लेंगे। इस बात पर कोई इशू नहीं होगा। तभी आकाश बीच में बोल पड़ता है। रिया जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अब सुनिए मेरी दूसरी शर्त। देखिए, मेरे घर में पूरा स्टाफ मेरे आगे पीछे घूमता है, तो आपका ये बेटा आकाश है ना, इसे भी मेरे आगे पीछे ही घूमना पड़ेगा। आकाश, ये शर्त तुम्हारे लिए है। तुम्हें मंजूर है तो बोलो। आकाश तो रिया को देखते ही उसके लिए पागल हो चुका था। वो हर हाल में इस शादी के लिए मरा जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की बस मुझे कैसे भी मिल जाए। वो तुरंत बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ हाँ रिया जी, मुझे आपकी ये शर्त 100% मंजूर है। अब जहाँ जहाँ चलोगी मैं आपके पीछे पीछे वही रहूंगा। आपको अपना बैग या पर्स तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब थक जाओगी तो मैं आपके पैर भी दबा दूंगा। अपने हाथों से खाना भी खिला दूंगा। आप एक बार मुझे आजमा के तो देखिए। आकाश, तू तू ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? तू जोरू का गुलाम बनेगा क्या? मम्मी प्लीज, आप बीच में मत बोलो। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो बात यही खत्म। रिया जी, आपकी दोनों शर्तें लॉक हैं। अब तीसरी बताइए। ठीक है, हम तेरी ये शर्त भी मानेंगे। अब अपनी तीसरी और आखिरी भी बता ही दो बेटा। रिया ने अपने बाल पीछे किए और मुस्कुराते हुए अपनी सबसे कड़क शर्त सामने रख दी, जिसे सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी शर्त, मैं वीकेंड्स पर नाइट आउट करती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं चाहिए कि आप मुझ पर पाबंदियां लगाओगी। नाइट आउट? लेकिन हमारे घर का नियम है कि रात के ठीक 1 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा था आंटी, आपके रूल्स यहाँ नहीं चलेंगे। मैं जो चाहूँ पहनूं, जहाँ चाहूँ जाऊँ, जब चाहूँ उठूं या बैठूं, कोई भी मेरे बीच में रोक टोक नहीं करेगा। अगर मंजूर है तो बताइए, वरना हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही रिया अपनी शर्तें पूरी करती है, आकाश अपने मम्मी पापा के कुछ बोलने से पहले ही बीच में उतावला होकर बोल पड़ता है। मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है रिया। तुम बस एक बार शादी करके यहाँ आ जाओ। बस रिया जानू, मैं तुम्हारे लिए हर टाइम खड़ा हूँ। आकाश, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर। क्या बोल रहा है तू ये? मम्मी प्लीज, आप चुप रहो। रिया जानू, आप शादी की डेट फिक्स करो, बाकी मैं संभाल लूंगा सब। हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है बेटा। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। बस तुम शादी की तैयारी करो। रिया और सुरेश ये सुनकर संतुष्ट हो गए और शादी पक्की करके वहां से चले गए। उनके जाते ही माया सोफे पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा वजूद जैसे खत्म हो चुका था। उसने कांपते हाथों से तुरंत अपनी बहन सुधा को फोन मिलाया। सुधा, अनर्थ हो गया सुधा, मेरा पूरा घर तबाह हो गया। क्या हुआ जीजी, इतना रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ। आकाश की शादी पक्की हो गई है, लेकिन वो लड़की, वो रिया, उसने मेरे सामने ऐसी ऐसी शर्तें रखी है कि मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अच्छा, उसने क्या शर्तें रख दी जीजी? वो कहती है कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब बाई करेगी। वो रसोई में हाथ तक नहीं लगाएगी। वीकेंड पर रात रात भर बाहर घूमेगी और मैं उसे टोक भी नहीं सकती। और आकाश, आकाश तो अभी से ही उसका जोरू का गुलाम हो गया है। बिना शादी किए उसकी हर बात पर हामी मिला रहा था। उसके सामने उसे जानू जानू कह रहा था, वो सब के सामने। ये लड़का तो मेरे हाथ से गया सुधा। मेरा इकलौता बेटा अभी से ही मुझसे बाहर चला गया। मेरी तो सारी एकड़ी निकल गई। जीजी, मैंने तो आपसे 10 साल पहले ही कहा था, इतने नखरे और नीति नियम लगाओगी तो एक दिन ऐसी ही बहू मिलेगी जो तुम्हारा सारा घमंड मिट्टी में मिला देगी। अब वो आ रही है और देखो वो तुम्हारा जीना कैसे हराम करती है। मैं क्या करूं सुधा, बहुत लाचार हो गई हूं मैं।
इससे बढ़िया तो यही होता कि तुम मेरी जैसी बहू ले आती, जो कम से कम प्यार से चलती तो घर तो बसा रहता। अब भुगतो तो अपनी जिद का नतीजा। सुधा ने फोन काट दिया और माया फोन हाथ में लिए सिसकती रही। उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था और वो जोर जोर से दहाड़े मार मार के रो रही थी। तभी मम्मी, ओ मम्मी, उठो उठो, क्या हुआ आपको? उठो ना मम्मी। पीछे से आवाज गूंज रही थी और आकाश माया को जोर जोर से झकझोर रहा था। माया की आंख अचानक खुलती है और वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठती है। उसे चारों तरफ पसीना आ रहा था और गला बिल्कुल सूख चुका था। आकाश, बेटा, तू तू ठीक है ना? तू कहीं गया तो नहीं? मम्मी, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? मैं कहाँ जाऊंगा सुबह सुबह। माया घबरा कर आकाश का हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे को छू कर देखती है। बेटा, तू तो उसके पीछे पीछे घूमेगा, उसका पर्स उठाएगा, उसके पैर दबाएगा। क्या होगा मेरा फिर? वो तुझे अपने इशारों पर नचाकर यहाँ से लेकर चली जाएगी। तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। आकाश हैरान होकर अपना हाथ छुड़ाता है। कौन लेकर चली जाएगी? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो मम्मी? सुबह सुबह हो गया है आपको? वो रिया, आफत की पुड़िया रिया। कौन रिया? मैं तो किसी रिया को नहीं जानता। तेरी शादी हो गई है उससे। उसने मुझसे लिखवा कर लिया है कि वो घर का एक भी काम नहीं करेगी। मेरी शादी हो गई है? पागल हो गई हो क्या मम्मी आप? रात को कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? तेरी शादी नहीं हुई। तू नहीं, तू 34 साल का हो गया है। तेरे सिर के बाल सफेद होने लगे हैं। तेरे लिए इतने पापड़ बेले, इतनी कड़क शर्तें रखी, इतनी लड़कियां देखी, पर तेरी इस घुसट माँ की वजह से एक ने भी आ नहीं भरी। तू कुंवारा मरने की बातें कर रहा था। मम्मी होश में आओ, अपने दिमाग का स्क्रू ढीला मत करो। मैं कोई 34 साल का बुढ़ा नहीं हूँ, मैं तो अभी सिर्फ 24 साल का ही हूँ। तभी माया आंखें फाड़ कर आकाश को ऊपर से नीचे तक देखती है। क्या तू सच में सिर्फ 24 साल का है? तेरी उम्र 34 नहीं हुई? हाँ मम्मी, हाँ, पूरे 24 का हूँ, एकदम कड़क और जवान। हे भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद तेरा। मतलब मैं 10 साल बाद का कोई डरावना और भयानक सपना देख रही थी। शुक्र है उस मालिक का। कौन सा सपना देख रही थी मम्मी आप? आप सच में पागल वागल हो गई हो क्या? अकेले अकेले ही पूरी कहानी रच डाली। तभी रमेश जी हाथ में अखबार लिए मुस्कुराते हुए कमरे में आते हैं। तेरी माँ पागल ही हो गई है आकाश। ये बहू लाने के चक्कर में बस दिन रात पागल हुई जा रही है। पहले तो सिर्फ जागते हुए दिन में बड़बड़ाती थी कि ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी। अब तो हद ही हो गई है। ये रात को नींद में डरावने सपने भी देखने लग गई। देखियो आकाश, कल तक तो ये सपनों में ही चल के तेरे लिए कोई अजीब सी बहू भी ढूंढ कर ले आएगी और घर में तांडव शुरू करवा देगी। आकाश रमेश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर माया का सारा डर गायब हो जाता है। रमेश, अब मजाक बंद करो। मुझे कोई नियम कानून नहीं बनाने, किसी भी लड़की पर कोई लगाम नहीं कसनी। बहू ठिकाने रहे या ना रहे, मुझे घर में कोई तांडव या कलेश नहीं देखना। बहू जैसी भी आएगी अपनी मर्जी की मालकिन बनकर रहेगी, अपनी मर्जी से जिएगी। मुझे इन फालतू के नीति नियमों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे इकलौते बेटे की खुशी चाहिए। अरे वाह मम्मी, सुबह सुबह क्या अजीब और चमत्कारी बातें कर रही हो। वैसे कल मौसी के घर पर कीर्ति भाभी ने जो पास्ता बनाया था ना, उसकी खुशबू अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है। मुझे भी आज सुबह सुबह नाश्ते में वैसा ही गरम गरम पास्ता खाने का मन है। क्या आज मेरे लिए बनेगा? पास्ता क्या बेटा, तू जो बोलेगा आज मैं अपने हाथों से वही बनाऊंगी। और सुन आकाश, अब कान खोलकर एक बात सुन ले। अगर तेरी कॉलेज में, ऑफिस में या तेरे दोस्तों में कोई भी पसंद की लड़की हो ना, तो मुझे आज ही इसी वक्त उसका नाम बता देना। मुझे इस अरेंज मैरिज और बायोडेटा के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मैं खुद आगे रहकर तेरी लव मैरिज ही करवाऊंगी। अरे माया, ये तुम्हारे मुंह से क्या सुन रहा हूँ मैं? कल तक तो तुम सुधा को डांट रही थी और आज खुद ही सरेंडर कर दिया। रमेश और आकाश एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर एक ही रात में मम्मी को ऐसा क्या हुआ जो उनके सारे कड़क सुर और तेवर ही बदल गए। वो दोनों हैरान थे, जबकि माया मन ही मन भगवान का बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी कि उस भयानक सपने ने ही सही, पर वक्त रहते उसकी आंखें खोल दी और उसका घर बिखरने से बचा लिया। मम्मी, अब ये प्रवचन बंद करो और चलो जल्दी से किचन में जाकर मेरा नाश्ता बना दो। ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। सुबह के 9 बज गए हैं। कल शाम से सोई हुई हो। खड़ी हो जाओ जल्दी और शेफ बन जाओ।